For the second session on difficulties here, I am starting with this problem number 49 here. यहां पे मेरे ख्याल से हिंट सफिशिएंट रहेंगे आप लोगों के लिए. We have two masses each of 1 kg. ये दिया गया है. और एक बात, it is given to you that the force is equal to the force acting is 10 to the power minus 9 kg weight. This is equal to 10 to the power minus 9 into 9.8 newtons. kg weight को न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते बाय 9.8. आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू निकालना है और एक देकर रखा उन्होंने कि g is equal to 6.6 into 10 to the power minus 11 SI units. आपको डिस्टेंस निकालना है. F is equal to g m1 m2 upon r square. So r square is g m1 m2 upon f. So this is 6.6 into 10 to the power minus 11 into 1 upon 9.8 into 10 to the power minus 9. So we have this r square is equal to 6.6 upon 9.8 and this is 10 to the power minus 2. अगर मैं रूट निकालता हूं तो this will be equal to 6.6 upon 9.8 into 10 to the power minus 1. डेसिमल पॉइंट को इधर लेके आता हूं, इसको इधर लेके आता हूं तो वो बनेगा 66 अपॉन 98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. 66 को 64 लेता हूं तो दिस इज 8 और ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 तो ये आएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. मेरे ख्याल से कैलकुलेशंस आर वेरी परफेक्ट. अप्रोक्सीमेशन से लेके आगे 66 ये डेसिमल पॉइंट को निकाल लिया. 66 को 64 लिया तो 8 आता रूट. 100 का रूट 10 आता है एंड दैट इज द रिजल्ट. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. वेल नंबर 50 के लिए देख लीजिए. पार्टिकल्स ऑफ मासेस. ये प्रॉब्लम नंबर 50 में देख लीजिए क्या है. पार्टिकल का यहां मास 2m स्मॉल m और यहां पर m. डिस्टेंस दिस इज डबल. यहां पर पूछा यह गया था कि दिस पार्टिकल, which particle will move? Will this particle m move towards A or will it move towards C? देखिए बराबर समझ में आनी चाहिए. मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस कम फिर फोर्स ज्यादा तो डेफिनेटली m will move. कैलकुलेशन मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है. ये क्या है, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस कम तो फिर से फोर्स ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली दिस विल मूव टुवर्ड्स ए. फिर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एट ए एंड बी दिस विल बी g और ये रहेगा 2m इंटू m अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां पर ये दोनों के बीच में फोर्स है. दिस इज इक्वल टू g एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल M into small m upon 2x square. So this will be equal to how much? So this will be equal to 1/4 g mm upon x square. Next step में आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं. So we have this force upon AB is equal to, यहां पर g mm will get cancelled और यहां पर दिस इज BC तो आपको डिनोमिनेटर में डेफिनेटली मिलेगा 4x स्क्वायर और यहां पर ये डिनोमिनेटर में आएगा. डिनोमिनेटर में यहां पे 2 रहेगा एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल गेट कैंसल्ड. तो इसका मतलब ये होता है दिस फोर्स इज इक्वल टू 1/8 दिस मच. यानी ये दोनों के बीच में जो फोर्स है इट इज जस्ट 1/8 ऑफ द फोर्स बिटवीन देम. सो डेफिनेटली स्मॉल m विल मूव टुवर्ड्स A. जैसे मैंने बताया विदाउट कैलकुलेशंस इट कैन बी डन. रिपीट कर रहा हूं मैं इसको. डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा. सो डेफिनेटली दिस विल मूव टुवर्ड्स A
it won't move towards C. आगे में देख लीजिए जो नंबर जो दिया गया है 51 में दो मासेस दिए उसके उसमें सेपरेशन दिया है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द यूनिट मास ऑन द लाइन जॉइनिंग निकालना है आपको. सो वेल नंबर 51 के लिए वी हैव टू पार्टिकल्स. पार्टिकल्स का मास यहां पर दिया गया है टू बी इक्वल टू 2 kg एंड 8 kg. यह है 2 kg. दिस इज इक्वल टू 8 kg. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 0.12 meters एंड 12 centimeters हो गया. और एक बात है, वी हैव अ यूनिट मास ऑन द लाइन. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द यूनिट मास at the point on the line joining them from 2 kgs. यहां पर एक यूनिट मास रखा गया है. At this distance, ये डिस्टेंस है 0.04 meters, यहां पे उसको रखा गया है. And this is the unit mass, say 1 kg. तो यहां पर आपको यह निकालना है what is the gravitational force. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, 2 kg का मास इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, 8 kg अट्रैक्ट करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है. 2 kg इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, 8 kg अट्रैक्ट कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. द फोर्सेस, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले. अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर दीज टू फोर्सेस 1 and 2, this will be G 2 into 1 upon 0.04 the whole square. दूसरा F 18, this is equal to G into 8 into 1, और ये डिस्टेंस आपका कितना रहेगा? It is 0.12 minus 0.04, तो ये रहेगा 68 और ये रहेगा 0.08. तो यहां पर दिस विल बी 0.08 द होल स्क्वायर. अब ये काम करता हूं, मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, टर्म्स यहां पे कैंसिल होंगे, दैट इज इक्वल टू 2 into 1 अपॉन 8 into 1. ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 0.08 और ये जाएगा आपका डिनोमिनेटर में. दिस इज द रिजल्ट. अब आप देखो, दिस इज 8 upon 4 the whole square. तो 8 upon 4 यानी ये कितना हो जाएगा? This will be equal to, so we have this ratio is equal to 2 upon 8 और ये आ रहा है 2 square. So ultimately this is equal to 1. तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, 2 kg का मास जिसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स, एंड द 8 kg इज अट्रैक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है एंड देयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सेम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू 0. ये दोनों इक्वल है एंड देयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड सो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड इक्वल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हैज बिकम इक्वल टू 0. यह प्रॉब्लम में क्या दिया देख लीजिए. दिस इज सन, अर्थ एंड मून एंड इट इज गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द सन and the earth is 4000. The distance 400 times the distance between the earth and the moon, and the force between the sun and the earth is equal to 170 times the force between the earth and the moon. Just let me check this up. The gravitational pull of the sun on the earth is same thing, and so we have mass of the sun will be x times mass of the moon. या x निकालना है. मेरे ख्याल से ज्यादा डिस्कशन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये फोर्स ऑफ द सन ऑन द अर्थ इज इक्वल टू g mass of the sun into mass of the earth upon the distance between
the sun and the earth, the distance between the sun and the earth, which is equal to, what is that? It is equal to ES the whole square. और एक बात, the force between the sun, the earth and the moon, the distance between the force between the earth and the moon, this is equal to G, mass of the earth into mass of the moon upon the distance between them. और दोनों के बीच में distance, it is equal to EM the whole square. तो अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूंगा, the force between the sun and the earth upon force between the earth and the moon is equal to, अब ये टर्म्स बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आपको मिलेगा mass of the sun upon mass of the earth into, और एक बात है, यहां पर है mass of the earth upon mass of the moon, which is mm, multiplied by, this is equal to em the whole square upon es the whole square. ये दोनों कैंसिल हो रहा है ना. मास किसका निकालना, ये फोर्स कितना है, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 170. तो यहां पर रेशियो को मैं यहां पे 170 सब्स्टिट्यूट करूंगा. मास ऑफ द सन अपॉन मास ऑफ द मून मुझे निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर देख लीजिए ES, EM upon ES is equal to 1 upon 400 है, so this will be equal to 1 upon 400 square. तो जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका रेशियो लेके आ जाएंगे एंड दैट विल बी द रिजल्ट. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. करना कुछ भी नहीं था आपको. कैसा देख लीजिए आप, द फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ रख लिया, द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून हमने इक्वेशन लिख लिया है, दोनों को डिवाइड करके यू हैव गॉट द रिजल्ट. नंबर 57 में क्या दिया देख लीजिए. इन नंबर 57 we have this relation T is equal to 2 pi upon omega, which is equal to 2 pi root of r cube upon gm. अगर ये क्वांटिटी आपकी चेंज होती है तो डेफिनेटली ओमेगा विल चेंज, डेफिनेटली टी विल चेंज एंड डेफिनेटली द ऑर्बिटल रेडियस विल आल्सो चेंज. चेंज कौन सा नहीं होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशन. टी इज इक्वल टू आपने लिख लिया है, चेंज क्या होगा, ओमेगा विल चेंज, दिस r will change and t will definitely change if g changes. नंबर 64 मल्टीपल्स ऑफ 4 में ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप रिपीट करें बताएंगे. 66 में, at the surface of the certain planet acceleration due to gravity is 1/4. If the brass ball is transported to this planet, then which of the following is not correct? नॉट करेक्ट वाली बात बोली गई है. एक बात ध्यान में रखेंगे, किसी भी प्लैनेट पे चले जाइए आप, किसी भी प्लैनेट पे अगर आप जाते हैं तो मास विल रिमेन सेम एंड द वेट विल चेंज. द मास ऑफ द, ऑप्शन ए में क्या दिया है, द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज क्वार्टर ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ. ये स्टेटमेंट गलत है. मास बदलता नहीं है, किसी भी प्लैनेट पे चले जाइए द मास विल रिमेन ऑलवेज सेम. मास का फर्क नहीं पड़ता है. तो स्टेटमेंट ए हमको नॉट करेक्ट निकालना था, तो ए इज नॉट करेक्ट. वेल, नंबर 70 पे जाते हैं. द रेडियस ऑफ द टू प्लैनेट्स आर रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2. डेंसिटीज दिया है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज आपको निकालना है. तो यहां पर रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो मैं लिखूंगा 70 इज इक्वल टू G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर. ये रिलेशन है. So this will be G, मास का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये रहेगा अपॉन R स्क्वायर. तो मुझे मिलेगा G इज इक्वल टू, दैट विल गेट कैंसल्ड, 4G पाई R रो अपॉन 3. सो इसको 1 लेता हूं मैं, दिस इज 1, दिस इज 1,
G2 is equal to 4G pi R2 रो अपॉन 3। तो अगर मैंने इसका रेशियो अगर निकाला है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट इज G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू R1 रो 1 अपॉन R2 रो 2। दिस शुड बी द आंसर। सिर्फ G को कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी टू गेट द रिजल्ट। Number 71, if the radius of the earth shrinks by 1.5, then the value of acceleration due to gravity changes by, number 71 में इसके बारे में डिस्कशन मैं कर चुका हूं। G is equal to Gm upon R square। यहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि मास कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यह होता है G is inversely proportional to R square, या G is equal to some constant times R square। That's very clear। अभी जैसा इन्होंने दिया है that this shrinks by, if this shrinks by x%, ये स्क्वायर रहने के कारण ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ये श्रिंक हो गया x% से, तो this G will increase by 2x%। कब होगा ये? जब R की वैल्यू कम होंगी by x%। इसके बारे में डिस्कशन मैंने काफी कर लिया है। ये R स्क्वायर है, R कम हुआ है, श्रिंक हुआ है, कम हुआ है कितना? x% से, तो ये स्क्वायर रहने के कारण G will increase by 2x%। श्रिंक हुआ है वो 1.5% से। Now x is equal to how much? X is equal to 1.5, so 2x is equal to 3%। डबल होगा ये कितने से कम हो गया? 1.5% से कम हुआ, तो ये बढ़ेगा 1.5 into 2 which is equal to 3%। इसके बारे में डिस्कशन काफी हो चुका है। अगर ये x क्यूब रहेगा तो ये 3x आएगा, लेकिन स्क्वायर रहने के कारण x का क्या बनेगा? 2x बनेगा। 1.5 का डबल, इट इज इक्वल टू 3%। आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ 1 kg becomes 1/6 on the moon। The radius of the moon is given to you, then the mass of the moon आपको निकालना है। नंबर 74, एक बात ध्यान में रखेंगे, वेट ऑफ द 1 kg स्टेटमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वेट का मतलब है 1.9.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे। तो जब वेट बोला गया है तो ट्रीट दिस एज 1 kg वेट। इसका मतलब यह होता है 1 kg वेट यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 यानी यानी 9.8 न्यूटन से कहने का मतलब है, ध्यान में रखेंगे आप। वेट ऑफ 1 kg ऑन द अर्थ कितना रहेगा? आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका कहने का मतलब यह है ऑन द मून इट हैज बिकम इक्वल टू 1/6। जैसे मैंने बताया कि मास तो सेम रहेगा, वेट हैज बिकम इक्वल टू 1/6। वेट 1/6 होने का रीजन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the moon has become equal to G by 6। I think this point is very clear। मैं इसको रिपीट करता हूं। The radius of the moon is equal to 1.7। radius of the moon is equal to 1.768 into 10 to the power 6। ये रेडियस ऑफ द मून दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेट ऑफ 1 kg, मास नहीं, मास तो सेम रहने वाला है। वेट वर्ड यहां पे यूज किया है, मींस आप वेट कंसिडर करेंगे। इसका मतलब है इट हैज टू मल्टीप्लाइड बाय 9.8। तो 9.8 न्यूटन वेट रहेगा ऑन द अर्थ। तो इसी का वेट बन जाता 1/6, और 1/6 वेट होने का रीजन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो चुका है। वजन कम होने का रीजन है decrease in acceleration due to gravity and has become equal to 1/6। तो Gm is equal to G by 6। so जो भी लेते हैं अपन, तो अभी हमको यहां पे निकालना क्या है? You are supposed to find the mass of the moon। Now acceleration due to gravity on the moon is equal to Gm upon मास ऑफ द मून अपॉन दिस। और एक काम करेंगे, Gm के जगह पे लिखूंगा G अपॉन 6। सो एक्सेलेरेशन ये G हमको मालूम है, मास ऑफ द मून हमको निकालना है।
आर एम दिया गया है और जी आप लेंगे टू बी इक्वल टू 9.8. यू कैन कैलकुलेट टू गेट द रिजल्ट. मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए आप. वेट कितना हो चला है? 1/6. वेट 1/6 होने का रीजन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 1/6. नाउ gm इज इक्वल टू acceleration due to gravity on the moon is equal to g mass of the moon upon radius of the moon square. gm के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया g upon 6 और g कितना लेंगे आप? 9.8 to ultimately get the result. Mass of the planet mass is 1/10 of the mass of the earth. उसका diameter दिया है half diameter का मतलब होता है radius भी half रहेगा of that of the earth. आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर्टिकुलर प्लैनेट का निकालना है. आपका फॉर्मूला देख लीजिए. काम करता हूं मैं. 1 आई एम यूजिंग फॉर अर्थ एंड 2 आई एम यूजिंग फॉर दिस प्लैनेट. आपका फॉर्मूला है G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर. तो मैं लिखूंगा 2 अपॉन 1. न्यूमरेटर में मास है तो ये रहेगा 2 अपॉन 1. ये डिनोमिनेटर में है तो दिस इज R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर. काफी बार इसको डिस्कस किया मैंने. कॉमन टर्म तो कैंसिल हो जाएगा. मास सेकेंड प्लैनेट 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 फॉर द टर्म्स इन द न्यूमरेटर. फॉर टर्म्स इन द डिनोमिनेटर ये 2 अपॉन 1 है तो ये हो गया 1 अपॉन 2. नाउ द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ दिस प्लैनेट. इट इज इक्वल टू 1/10. तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/10 एंड द रेडियस दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द अर्थ. इट इज इक्वल टू 2 times द रेडियस ऑफ द मास दैट इज इक्वल टू 1/5. तो मुझे मिलेगा G2 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8. दिस शुड बी द आंसर. यह आएगा टू बी इक्वल टू 1 पॉइंट. आपके रिमाइंडर कितना है? 4. यानी ये हो गया इट इज 1 पॉइंट. यहां पर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये कर दिया हमने. ये स्क्वायर है तो दिस हैज टू बी स्क्वायर्ड. तो ये रहेगा आपका 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4. तो 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई करते दिस इज इक्वल टू 32 2 कैरेट 3 कैरेट. और ये कितना रहेगा? 36 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 39. तो आपका आंसर यहां पर आएगा इक्वल टू 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स द आंसर. मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. एक काम करते हैं ना, ये 2 लिखता हूं मैं यहां पर. दिस इज फॉर द अर्थ 2 और ये 1. तो यहां पर 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/10. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 तो स्क्वायर करने पर 4 आएगा एंड दिस इज द रिजल्ट. आफ्टर नंबर 75 मैं डील कर रहा हूं विद नंबर 78. यहां पर मेरे ख्याल से पूछने का रीजन समझ में नहीं आया मुझे. क्या 78 में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है G is equal to gm upon r square when r is greater than the radius of the earth. डिस्कशन काफी बार हो चुका है. तो आपको ये रिजल्ट मिलता है स्पेशली when r is greater than capital R. Number 86 again is repetition of the same thing. 86 में acceleration due to gravity at height h is equal to r square upon r plus h the whole square into g. This is what you are going to get here. तो यहां पर सिर्फ क्या किया गया है, the terms are being rearranged. तो this will be equal to g. इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूं 1 upon h upon r the whole square. I think the result is very clear. It is gh into r plus h the whole square into this quantity. मैं सिर्फ r को डिनोमिनेटर में लेके आ गया to get the required result. 96. The height above the surface of the earth where g is equal to half.
90 नंबर में फिर समझ में नहीं आ रहा कि पूछने का रीजन क्या है। GH इज इक्वल टू G R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। GH अपॉन G आपका होने चाहिए इक्वल टू हाफ, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एंड दैट इज R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। The height above the surface of the earth, जहां पर G की वैल्यू हाफ हो जाएंगे, और G की वैल्यू में GH कितना होगा? We have the GH to be equal to half of G। यहां पर एक ही रास्ता है, रूट निकाल लीजिए। So this is R upon R plus H, तो ये बनेगा R plus H root of this, so H is equal to 1.141 R minus R, so this is equal to 0.414 into R, so this height is equal to, अभी आप देख लीजिए, मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.414 इंटू R की वैल्यू आती है इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 6.4, यह आएगा इक्वल टू 0। So well, it is 24 2 carat 8, फिर से यहां पर आएगा 24 and this will be 16 1 carat 5 16, तो ये रहेगा 6 9 14 6 2 1 2 3 4, तो आपका आंसर आने चाहिए इक्वल टू 2.6496 इंटू 10 टू द पावर 6, और मेरे ख्याल से This is the answer. Well, anyway, सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपको रूट निकालना है। रूट निकालने के बाद यू प्रोसीड टू गेट द रिजल्ट। फॉर नंबर 98 एट हाइट H, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है। दिस इज वैलिड व्हेन H इज वेरी वेरी लेस देन R। एग्जैक्ट फॉर्मूला है डेप्थ D, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये भी आप याद रखेंगे। ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होगा 2H इज इक्वल टू D, दैट्स द आंसर। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2H इज इक्वल टू D। नंबर इज 103 और 104 दोनों सेम ही है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं हम। इनसाइड द अर्थ आपकी G की वैल्यू रहती है GM अपॉन R क्यूब इंटू R, आउटसाइड इट इज GM अपॉन R स्क्वायर, प्लीज रिफर करेंगे आप। सो अगर मैंने ग्राफ बनाया यहां पर, यहां G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो यू आर बाउंड टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो दिस इज द कर्व व्हिच इज ऑब्टेन्ड। दिस इज G और ये R है, ध्यान में रखेंगे आप। ये तो डिस्कशन काफी बार हो चुका है दैट इनसाइड GD का जो फॉर्मूला है, इसमें अगर मैंने D के जगह में सब्स्टिट्यूट किया R माइनस R, D क्या है? डेप्थ, जो आप मेजर करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये डेप्थ हो गई, और यहां से जो डिस्टेंस काउंट करें दैट इज R, सो डेफिनेटली दिस R इज इक्वल टू R माइनस D। उसको सब्स्टिट्यूट करने से अल्टीमेटली ये मिल जाएगा, आपको मिलेगा G इंटू R अपॉन R, और G के जगह में अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया GM अपॉन R स्क्वायर, तो ये रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और बाद में इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, दोनों सेम टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। नंबर इज 105। Which of the following statement is not correct? Not correct को निकालना है नंबर 105 में, तो ध्यान में रखेंगे आप। Not correct, अब जैसा देख लीजिए आप, इक्वेटर से पोल की तरफ जब आप जाते हैं, इक्वेटर पर G की वैल्यू कम है, पोल की तरफ G की वैल्यू बढ़ती है, तो as we go from the equator to the pole, what do you expect? The value of G will increase। लेकिन यहां पे दिया है इक्वेटर से पोल जब आप जाएंगे तो what happens? There is a decrease, इसलिए ये स्टेटमेंट C is wrong। मैं रिपीट कर रहा हूं,
इक्वल से पोल पे जब आप जाएंगे तो व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ g गोज ऑन इंक्रीजिंग, और यहां पे क्या दिया है, इट डिक्रीजेस व्हेन यू गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल. सो c इज द आंसर. c गलत आंसर है, इसलिए वो अपना आंसर है, ध्यान में रखेंगे आप. नेक्स्ट नंबर इज 109. If g is acceleration due to gravity on the surface of the earth, r is the radius, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना रहेगा? अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला 109 है मेरे ख्याल से. इट इज 109. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर on the surface it will be equal to minus gm upon r. तो यहां पर this will be equal to, एक काम करेंगे, that g is equal to gm upon r square. तो मैं इसलिए यहां पे gm के जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. I'll substitute g into r square upon g. तो आपका आंसर आएगा, it is minus g इंटू आर स्क्वायर. जीएम के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर, तो पहले से ही है, तो आपको आंसर मिलेगा जी इंटू आर. इट वॉज एज सिंपल एज दैट. आगे बढ़ते हैं. नंबर इज 114. At which curve will the variation of acceleration of the hollow sphere of radius r with distance. अभी आप देख लीजिए, hollow sphere के बारे में मैंने डिस्कशन तो कर लिया था. 114. हॉलो स्फीयर का जहां तक सवाल है, आपने नोट किया होगा, when the point is outside, आपको v मिलता है माइनस gm अपॉन r. On the surface it is minus gm upon capital R, and inside it will remain same. It is minus gm upon r. मैं रिपीट कर रहा हूं, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, माइनस जेम अपॉन स्मॉल आर. द डिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ऑन द सरफेस इट इज माइनस जेम अपॉन आर, एंड इनसाइड इट इज माइनस जेम. इट विल रिमेन सेम. यहां पे जो पोटेंशियल रहेगा, अंदर भी सेम पोटेंशियल रहने वाला है. इसीलिए ग्राफ अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ जाएगा. इनसाइड इट इज कांस्टेंट वैल्यू है. उसके बाद इट विल बिकम, उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्वांटिटी जो है ये बढ़ेंगी. ये क्वांटिटी बढ़ने का मतलब है दिस विल बिकम, ये बढ़ेगा. और ये नेगेटिव साइन है. दिस आर जब इंक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन टू दिस वैल्यू, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. और जब आप उसको नेगेटिव साइन देते हैं तो इसका मतलब है इट इज इंक्रीजिंग. तो इनफैक्ट व्हाट इज हैपनिंग, द वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो इसमें जो ग्राफ जो आपका मैच होता है, इट इज सी. मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए आप किस प्रकार से ग्राफ. वेल, जस्ट लेट मी लेबल दिस. ये है V, ये है R, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू कैपिटल R. मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए आप. हॉलो स्फीयर है, बाहर में पॉइंट है, ये फॉर्मूला है. If the point is on the surface, small r के जगह में कैपिटल R डाल दिया. Inside it remains same. इसी प्रकार से रहता है पोटेंशियल. ग्राफ अगर बनाना है तो इनसाइड द स्फीयर वैल्यू उसकी कांस्टेंट है, तो दिस वैल्यू विल करस्पॉन्ड टू माइनस gm अपॉन r, कांस्टेंट वैल्यू. ये कब तक कांस्टेंट रहेंगे, टिल ऑन द सरफेस. उसके बाद व्हाट विल हैपन, r की वैल्यू बढ़ रही है. r की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, If this is increasing, ये क्वांटिटी कम हो रही है, और ये क्वांटिटी कम होने का मतलब है it becomes less negative. It becomes less negative का मतलब it is increasing. R की वैल्यू बढ़ती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ gm अपॉन r will what? Decrease. आपने नेगेटिव साइन दे दिया, ये मैग्नीट्यूड कम हो गया, उसको नेगेटिव साइन दिया आपने, तो इनफैक्ट इट इज इंक्रीजिंग. So it should be very clear, the values are increasing, and ultimately at infinity it will become equal to 0. Do remember, इस प्रकार से 3 is greater than 2
but -3 is less than -2. उसी तरीके से मैग्नीट्यूड अगर कम होता है, इसका मतलब क्या होता है? इट इंक्रीजेस. यहां मैग्नीट्यूड कम हुआ है, इट इज इंक्रीजिंग. यानी -2 इज ग्रेटर देन -3. -2 is greater than -3. I think the point is very clear.